दोस्तों 2017 में भारत सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो देश के ट्रांसपोर्टेशन का नक्शा ही बदल देने वाला है। जहां फ्रांस, चाइना, जापान और इटली की ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा दौड़ती है, इंडियन ट्रेन आज भी 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक ही सीमित है। इसी गैप को मिटाने के लिए भारतीय सरकार ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया था। ऐसा कदम जो भारत की रेपुटेशन को पूरे विश्व भर में बदलने की क्षमता रखता है। ये सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत मजबूत नींव है। जहां मुंबई से पुणे, वडोदरा से अहमदाबाद ट्रैवल करने में 2 घंटे लग जाते हैं, वहीं पे इस प्रोजेक्ट के शुरू होने बाद मुंबई से अहमदाबाद का सफर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में तय किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में कई सवाल उठते हैं। सरकार ने आखिर इसी रूट को क्यों चुना? इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में अब तक क्या क्या चैलेंजेस आए? और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या वाकई में भारत को 1,80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की जरूरत थी? क्या होता अगर ये पैसा कहीं और निवेश किया जाता? आइए इस वीडियो में इन सवालों के जवाब खोजते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है ये प्रोजेक्ट पहले पुणे से अहमदाबाद के बीच में बनने वाला था, लेकिन 2013 में रेलवे बोर्ड ने पुणे को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया। इसका कारण बहुत सिंपल था। पुणे और मुंबई के बीच में जो गांठ था, इसके कारण ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और ये प्रोजेक्ट का मैक्सिमम हिस्सा गुजरात में लोकेटेड था और इसी कारण महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट में ज्यादा रुचि नहीं थी। इसके बाद जापान की JICA, फ्रांस की SNCF और इंडिया ने मिलकर एक स्टडी की। इस स्टडी के आधार पर इन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुंबई में जो मेट्रो स्टेशन बनेगा वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में जापान की लेटेस्ट बुलेट ट्रेन E5 शिंकानसेन का इस्तेमाल होगा। ये प्रोजेक्ट कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन को संभालने के लिए एक गवर्नमेंट कंपनी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में बनाया गया था। इस कॉरिडोर की लेंथ 508 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। दोस्तों, इस कॉरिडोर की डिजाइन में 90% वायडक्ट्स होंगे। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। जितनी ज्यादा लाइन एलिवेटेड होगी, उतने ही सरकार को कम लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी और उतने ही आसानी से रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स क्लियर हो जाएंगे। 2015 में इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,08,000 करोड़ थी, पर कोविड आने के बाद इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1,80,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट की 81% फंडिंग जापान एक लोन फॉर्म में इंडिया को 0.1% इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट 10,000 करोड़, महाराष्ट्र और गुजरात गवर्नमेंट 5,000 करोड़ ईच कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत में ऐसा डिसीजन लिया था कि इस कॉरिडोर पर E5 शिंकानसेन ट्रेन रन की जाएगी, पर बीच में कई आर्टिकल्स ने यह भी मेंशन किया कि शायद जापान जो अभी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है E10 शिंकानसेन ट्रेन, वो इंडिया डायरेक्टली रिसीव करे। तो अभी कौन सी ट्रेन आएगी वो तो अब तक क्लियर नहीं, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि इस रूट पर 2 प्रकार की ट्रेन चलेगी। पहली रैपिड ट्रेन जो सीधी सूरत और वडोदरा रुकेगी, जो मुंबई से अहमदाबाद का सफर 2 घंटे में तय करेगी, और दूसरी नॉर्मल ट्रेन जो सारे स्टॉप्स पर रुकते हुए 3 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद पहुंचाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने आखिर इसी रूट को क्यों चुना? इसके 2 बड़े रीजंस हैं। पहला, गुजरात और महाराष्ट्र भारत के 2 अनमोल रत्न है। गुजरात जहां पे टेक्सटाइल, केमिकल, पेट्रोलियम जैसी इंडस्ट्रीज है, वहीं पे महाराष्ट्र तो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, जहां पे इंश्योरेंस फर्म, स्टॉक एक्सचेंजेस और बड़े बड़े बैंक्स लोकेटेड है। गुजरात और महाराष्ट्र एक नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार उन 10 राज्यों में है जो भारत के 85% एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं राज्यों से टेक्सटाइल, डायमंड प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स विदेश एक्सपोर्ट होते हैं। अब अगर सरकार को 2030 तक $2 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करना है, तो इस रूट को ऑप्टिमाइज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर इस रूट की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लोगों की बिजनेस करने की स्पीड इंक्रीज होगी, जिससे छोटे शहरों में जॉब्स डेवलप होंगी और अल्टीमेटली भारत देश का विकास होगा। इसका दूसरा रीजन है कि इंडस्ट्रीज जैसे कि केमिकल, पेट्रोलियम, IT, टेक्सटाइल और यहाँ तक कि एविएशन का बहुत ज्यादा फायदा होगा इस रूट को ऑप्टिमाइज करने से।
करंटली मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए फ्लाइट से 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी और चेकिंग। इन एयरलाइन कंपनीज को इन शॉर्ट रूट फ्लाइट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि एयरलाइंस को उड़ाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और टिकट प्राइस बहुत कम। जब ये कॉरिडोर रेडी हो जाएगा तो पैसेंजर्स ज्यादा बुलेट ट्रेन पर शिफ्ट हो जाएंगे और एयरलाइन कंपनीज इन शॉर्ट रूट फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी कम कर लॉन्ग रूट फ्लाइट्स पे ज्यादा ध्यान दे पाएगी, जिसके कारण वो फाइनेंशियली स्टेबल होगी। अब दोस्तों आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पे। क्या भारत को वाकई में ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत थी? मेरे हिसाब से ऐसे प्रोजेक्ट की बिल्कुल जरूरत थी। आइए समझते हैं क्यों। दोस्तों, जब भी कंट्री का एक हिस्सा बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है दूसरे एरियाज के कंपैरिजन से, तो वो ग्रोथ लंबे समय तक सस्टेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इस थियरी को 2 स्पीड इकोनॉमी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस में सारा पैसा मार्केटिंग में डालते हो तो मार्केटिंग तो ग्रो कर जाता है, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स वहीं के वहीं रह जाते हैं। उन दिनों इसका बेस्ट एग्जांपल था जापान। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हाउसिंग लॉस और जॉब शॉर्टेजेस के कारण बहुत सारे लोग छोटे शहर छोड़कर टोक्यो और ओसाका मूव हो रहे थे। इनफैक्ट 1945 में टोक्यो और योकोहामा का पॉपुलेशन 9.37 मिलियन था, जो सिर्फ 5 सालों में 1950 तक 13 मिलियन तक बढ़ गया। बढ़ती पॉपुलेशन के कारण ये मेट्रो सिटीज बहुत ज्यादा ग्रो हो गए, पर इस ग्रोथ का नेगेटिव असर भी देखने को मिला। रेंट एक तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए और दूसरी तरफ लोगों को जॉब मिलना मुश्किल हो गया। इस अनस्टेबल इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट ने उन दिनों शिनकानसेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। पर क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में सक्सेसफुल रहा? इस प्रोजेक्ट का आखिर जापान की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा? इसी सवाल के जवाब को इस रिसर्चर ने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के बहुत टाइम बाद खोजने की कोशिश करी और इन्हें जो डेटा मिला वो बहुत अमेजिंग था। अगर ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट ना किया होता तो नगोया जैसे छोटे शहर कभी 11% से ग्रो नहीं कर पाते, और जो जॉब्स आप अभी स्क्रीन पर छोटे शहर में देख पा रहे हो वो कभी भी प्रेजेंट ना होते। अब ये केस स्टडी कंपेयर कीजिए इंडिया के करंट सिनेरियो से, जहां एक तरफ मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और सूरत बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वहीं पे वापी, आनंद, नडियाद और वडोदरा आज भी कई मामलों में बहुत ज्यादा पीछे है। बड़ी कंपनीज अपने कॉर्पोरेट ऑफिस इन मेट्रो सिटीज तक ही सीमित रखना चाहती है, क्योंकि उन्हें वहां स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाती है। पर आज ये मेट्रो सिटीज बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड हो रहे हैं और आम आदमी के लिए यहाँ सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट खाली वक्त नहीं बचाएगी, बल्कि इन छोटे शहर को एक बिजनेस हब में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि ये छोटे शहर मेट्रो सिटी से कनेक्टेड हो जाएंगे तो इनकी लैंड वैल्यू बढ़ेगी और अल्टीमेटली ये इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करेंगे। पर दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होता अगर ये 1,80,000 करोड़ हम एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स, ट्रेन और बस स्टेशन को बेहतर करने में निवेश करते। हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोग इंडियन रेलवेज का इस्तेमाल कर ट्रैवलिंग करते हैं। मेट्रो सिटीज की लोकल ट्रेन में सफर करना तो दूर, चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, और अगर गलती से चढ़ गए तो अंदर की भीड़ और गंदगी ये आपको एहसास दिलाती है कि इस ट्रेन में दोबारा सफर करना एक सजा से कम नहीं होगा। और क्या हम जापान से लिए गए पैसे इस प्रोजेक्ट के थ्रू वापिस कर पाएंगे? दोस्तों, सच बताऊं तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू कितने पैसे कितने टाइम फ्रेम में जनरेट कर पाएंगे वो बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और शायद ये प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व ना कर पाए। पर इतना जरूर कहूंगा कि भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को एक अलग नजरिए से देखती है। वो इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को एक सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले दिल्ली मेट्रो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, कोंकण रेलवे और बांद्रा वर्ली सी लिंक के प्रोजेक्ट्स पर यही प्रश्न उठे थे। आखिर एग्जिस्टिंग ट्रेन, बस और रोड्स है तो फिर इतना पैसा इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर क्यों? पर दोस्तों, अगर पास्ट में वो इन्वेस्टमेंट ना की गई होती तो आज जो भारत देख पा रहे हैं वो काफी अलग होता। 40 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली मेट्रो का हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत की बैकबोन है, जो भारत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के जरिए काफी सारे लोगों को रोजगारी मिलेगी। इसके अलावा लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा इनोवेशन भी होगी। ऑलरेडी इंडिया ने अपनी खुद की सेमी हाई स्पीड ट्रेन को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। पर दोस्तों, यहाँ पे कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे पेड़ों को काटा गया। पर इस स्टडी के अनुसार अगर हम कार, प्लेन या फिर नॉर्मल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं बुलेट ट्रेन की कंपैरिजन से, तो 6 टाइम्स ज्यादा कार्बन एमिशन हो सकता है और फ्यूल यूजेज भी बढ़ सकता है। तो मैं मानता हूँ कि ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शायद एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स ना सॉल्व कर पाए और शायद शॉर्ट टर्म में इतना रेवेन्यू भी ना जनरेट कर पाए। लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट के कई सारे फायदे हैं जो मैं और आप अनदेखा नहीं कर सकते। अब दोस्तों, हमने फायदे और नुकसान तो इस प्रोजेक्ट की स्टडी कर लिए, पर आइए समझते हैं कि आखिर में ये शिनकानसेन ट्रेन चलती कैसे है। दोस्तों, नॉर्मल ट्रेन में एक इंजन होता है
जो सारे डब्बों को खींचता है। शिनकानसेन ट्रेन इन नॉर्मल ट्रेन से अलग है। ये बुलेट ट्रेन चलती है EMU यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट सिस्टम पर, जिनमें कई सारे मोटर्स लगे होते हैं पूरी ट्रेन में, जो कि ट्रेन को प्रोपेल करते हैं। दोस्तों नॉर्मल ट्रेन में एक इंजन होता है जिसके अंदर मोटर होती है और ये मोटर पूरा फोर्स लगाकर ट्रेन को खींचती है। पर शिनकानसेन ट्रेन में पूरे डब्बों में कई सारी मोटर होती है, जिसके कारण प्रोपेलिंग फोर्स स्प्रेड हो जाता है और ट्रेन को स्टार्ट करना या स्टॉप करना आसान हो जाता है। इसके अलावा इन ट्रेन को चलाने के लिए स्पेशल ट्रैक्स बनाए जाते हैं जो स्टैंडर्ड गेज विड्थ के अनुसार हो। पर दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि ये ट्रेन आखिर में इलेक्ट्रिसिटी लाते कहाँ से है? ये ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड वायर से लेते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर प्लांट्स पे। हाई वोल्टेज वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी रेलवे के नेटवर्क तक भेजी जाती है। ट्रेन का पेंटोग्राफ इस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर मोटर तक भेजता है और ट्रेन आगे चलती है। इस ट्रेन को चलाने के लिए 25 किलोवाट की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि अब तक के कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। सबसे बड़ा चैलेंज इस टनल कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में था, स्पेशली ये 7 किलोमीटर लंबा अंडर सी टनल। अंडर सी टनल के नीचे ग्राउंड कंडीशंस कैसी है वो पता लगाना इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। अगर बिना पता लगाए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो पूरा टनल कंस्ट्रक्शन कोलैप्स हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने सेस्मिक रिफ्रैक्शन टोमोग्राफी मेथड का इस्तेमाल किया। इस मेथड के अंदर इंजीनियर्स ने सीबेड के सरफेस पर स्पेशल बोट्स भेजी। इस बोट्स के जरिए सेस्मिक साउंड जनरेट किया। ये साउंड ग्राउंड के अलग अलग लेयर्स पर ट्रैवल कर रिफ्लेक्ट होके सीबेड के सरफेस पर वापस आता है। बोट्स में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं ये इस रिफ्लेक्टेड साउंड को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंजीनियर्स इस डेटा को स्टडी करके पता लगाते हैं कि ग्राउंड कंडीशंस अंडरनीथ कैसी होगी। इसके अलावा दूसरा चैलेंज पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करने में है, स्पेशली अर्थक्वेक जैसे चैलेंजिंग सिनेरियोज में। इसको सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन सिस्टम्स यूज करने वाले हैं, जिसमें कि 28 सिस्मोमीटर्स इंस्टॉल होंगे। ये सिस्मोमीटर्स ग्राउंड के वाइब्रेशन को कंटिन्यूअसली स्टडी करते हैं। अब जब अर्थक्वेक आता है तो प्राइमरी वेव्स यानी कि P वेव्स जो जल्दी ट्रैवल करती है और कम डैमेज करती है उनको डिटेक्ट करते हैं। इस डिटेक्शन के बाद ये सिस्मोमीटर्स सिग्नल भेजते हैं ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम को, जिसके कारण ट्रेन का पावर कट ऑफ कर इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाती है। दोस्तों इतिहास गवाह है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके पास बहुत फाइनेंशियल बैकअप था वो भी बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस का कंस्ट्रक्शन जो सिर्फ 4 साल में खत्म होना था उसको खत्म होते होते 14 साल लग गए थे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 7 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में खत्म करना था, पर इसको खत्म करते करते 102 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लग गए थे। जर्मनी का बर्लिन ब्रांडनबर्ग एयरपोर्ट भी उस टाइम का बहुत बड़ा फेलियर था। इस एयरपोर्ट के ओपनिंग से पहले 1,20,000 छोटी और बड़ी गलतियां पाई गई थी और 1,70,000 किलोमीटर लंबे केबल को अनसेफली इंस्टॉल किया गया था। दोस्तों भारत को इन प्रोजेक्ट से सीखना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए भारत के पास सफिशिएंट कंटिजेंसी फंड हो। इसके अलावा भारत को डेडलाइन ओरिएंटेड काम कर बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए गोल्स अचीव करने चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन से प्रोजेक्ट का ऐसा ही सिंप्लीफाइड एनालिसिस चाहिए नेक्स्ट। लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।